करना है हमने, जहां तक भी पहुंचता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आपके पास है सीओ Fe एफ पे होता है -1, तो कोबाल्ट पे क्या गया, +3 गया। अगर कोबाल्ट पे +3 गया, फ्लोरीन कैसा लाइगेंड होता है, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड, जल्दी बताओ। वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड। वीक फील्ड। ठीक है, अगर ये वीक फील्ड लाइगेंड है तो आपके पास स्प्लिटिंग जो होगी वो आपकी कैसे होगा, आपका ये स्प्लिटिंग हुआ। और वीक फील्ड लाइगेंड में हमें क्या, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, कोबाल्ट होता है तुम्हारा 27 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आपके पास है 4s2 3d7। 4s2 3d7, तो आपके पास क्या होगा, 4s0 3d6 +3 हो गया ना, कोबाल्ट +3। तो 3d6, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, पहला इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, याद आया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज पैरामैग्नेटिक। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगली बात क्या, आपका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, √4 × 6। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर, इनर या आउटर में आउटर। क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है, पहले ये देखो। क्या सारे क्वेश्चन क्लियर है, पैरामैग्नेटिक, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन लो स्पिन, हाई स्पिन, हाई स्पिन लो स्पिन में आपका हाई स्पिन आएगा। क्या किसी को भी डाउट है, किसी को नो भी सर। डाउट है? चलो जी, ठीक है, इस वाले को मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला केस है, आगे हम डिस्कस करेंगे। आ जाओ, ये वाला करो, जिसने नहीं भी किया वो अब कर ले। ठीक है, ये क्वेश्चन से इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे। अगर आप अभी देखोगे आपको दिख रहा होगा कि आपके पैकेज के क्वेश्चन लगने लगे हैं थोड़े थोड़े। ठीक है, देखो जी, COCN6-3, जल्दी से बताओ CN कैसा होगा। सीएन के साथ सबसे पहले मुझे ये बताइए, हाई स्पिन या लो स्पिन। मुझे अगला बताइए, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक। मुझे ये बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मुझे मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। मुझे हाइब्रिडाइजेशन बताइए और इनर या आउटर ऑर्बिटल बताइए, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, पहला वाला कौन बताएगा, 6 है, 6 लोगों से पूछ रहा हूँ, स्टार्टिंग विद, हाँ जी, अनिका। अनिका, इज इट हाई स्पिन और लो स्पिन? क्विक, हाई स्पिन और लो स्पिन? सर आप 2 मिनट और देंगे, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, मैं रीजॉइन कर रही थी। ठीक है ठीक है, आपसे मैं लास्ट वाला क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक, चलो, ओके, कोई और अपनी तरफ से, समीर, सार्थक। सार्थक, पहला वाला बताओ, हाई स्पिन लो स्पिन। सर एक सेकंड मैं देख रहा हूँ। करो करो करो। कौन बता रहा है? सर लो स्पिन। सर लो स्पिन है। लो स्पिन है, वेरी गुड। ठीक है, ये बताओ सीएन आपके पास कैसा होगा, नम्रता, सीएन कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड, बताओ। सर स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग कराया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D6 आएगा। D6 आएगा, तो D6 में स्ट्रॉन्ग 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। अगर ये आएगा तो दिस इज डायामैग्नेटिक, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, आपका 0, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। आपका इलेक्ट्रॉनिक ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 या D2sp3?
D2sp3। 3D2। ना ना, ये वाले खाली है ना, D2sp3, याद करो, D2sp3, और उसके बाद क्या होगा, आउटर या इनर, दिस वुड बी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आया समझ में? किसी को भी डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, इसी का क्लियर हो गया। यस सर। चलो जी, यही हमने किया था ना लास्ट क्लास में, ये वाला D4 से 7, D1 से 3, आप लोग को याद है कि नहीं याद है? आ जाओ, दो क्वेश्चन और, ठीक है, दो क्वेश्चन और जल्दी करने इस बार। एक तो आपके पास ये हो गया, चलो एक ही वाला ले लेते हैं, चलो यही दोनों ले लेते हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है, एक ये दिया आपको और एक ये दिया, दोनों लोग करके बताओ सारा कुछ, फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊं। बता दिया। चलो जी, जिनको भी दिक्कत हो रही है वो लास्ट क्लास को रिवाइज करें आज। ठीक है, आ जाओ जी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात किया जाए। क्लोरीन स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड, क्विक, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक फील्ड। वीक फील्ड। वीक फील्ड। ठीक है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? डी में चार्ज है तुम्हारा +3, अगर डी में चार्ज है सर +3 तो 2। ये होगा D4, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका D4 में 1 2 3 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। आपका इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल? ठीक है, पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4, मैग्नेटिक मोमेंट निकाला, मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। Mn के साथ वापस से कितना आ रहा है? D4, यहाँ पर भी D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड 1 2 3 4, हाई स्पिन लो स्पिन, ये वाला हाई स्पिन है, ये वाला हाई स्पिन लो स्पिन में आपके पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, इनर ऑर्बिटल, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, पैरा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, हाई स्पिन लो स्पिन, लो स्पिन। क्या कोई डाउट है समझ में? किसी को भी डाउट है ये सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने में? क्लियर है ना सबको? आउटर और इनर कैसे डिसाइड करते हैं? आउटर और इनर इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको दिखा होगा कि क्या ऊपर के दोनों ऑर्बिटल खाली है। देखो एक साथ दोनों इस्तेमाल होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक साथ दोनों इस्तेमाल होंगे, या तो दोनों होंगे या तो कोई भी नहीं होगा। सिंस यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पर ये दोनों अच्छा। ऑर्बिटल खाली है, तो आप इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ठीक है। आपको ना ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए चाहिए तो 6 ही ऑर्बिटल होंगे, हाँ। है ना? तो 6 ऑर्बिटल हम्म। आप इस तरीके से ले सकते हो कि D2sp3, इनका एनर्जी आपस में सिमिलर सा है तो इसलिए आप इनको ले सकते हो, या फिर आप ऐसा ले सकते हो कि ये खाली नहीं है तो sp3d2। हाँ। sp3d2 यहाँ का। ठीक है सर। ठीक है, कभी ऐसा हाँ। नहीं होगा बच्चे कि आप DSP3D ले लो, ये नहीं होगा कभी। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एनर्जी डिफरेंस की वजह से। चलो ओके, और किसी को कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। पहले ये बताओ क्या आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए सबको? जरा सा भी डाउट है बच्चे दोबारा पूछ लो। एक बार हाई स्पिन और लो स्पिन कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो बताइए।
बिल्कुल, हाई स्पिन और लो स्पिन कैसे कंपेयर करते हो, वो आ जाओ एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा था हाई स्पिन और लो स्पिन तब देखते हैं, आपके पास ये, आपके पास ये रहा, ठीक है। मैं यहाँ पर दो टाइप में डिवाइड कर रहा हूँ, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में अगर आप D1 भरोगे तो आपका एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इसमें भी एक ऐसे ही जाएगा। फिर आप D2 के लिए बात करोगे तो D2 भी इसका सेम होगा, D2 में यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा। D3 करोगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। D1 D2 D3 तो दोनों में एक ही जैसा भरेगा। क्या यहाँ तक किसी को भी डाउट है? क्लियर है ना ये वाली चीज? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास, आपको पता है कि स्प्लिटिंग कहाँ पे ज्यादा होती है, स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा होती है। यहाँ पर ये वाला गैप बहुत ज्यादा है, हम इसको डेल्टा ओ बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। इस बार जो डेल्टा ओ है वो बहुत कम है। आपके पास दूसरी चीज क्या आ रही है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर, जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयर कराते हो तो इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में भी थोड़ी एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को आसपास रखोगे रिपल्शन लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराते हुए थोड़ी सी एनर्जी लगेगी। यहाँ पर डेल्टा इतना ज्यादा है कि पेयरिंग एनर्जी उसके कंपैरिजन में कम है। आपके लिए इजी क्या हो जाएगा, आपके लिए इजी ये हो जाएगा कि जो चौथा इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है D4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, तो आपके लिए इजी होगा कि आप उसे पेयर करा दो, कंपेयर टू कि आप इसको यहां पहुंचा दो। वीक फील्ड लिगेंड में आपके पास पेयरिंग ज्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली उसको ऊपर ले जाना ज्यादा फायदेमंद होता है कंपेयर टू नीचे पेयर कराना। क्या सबको पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार हाँ बता दो, तभी आगे चलूंगा। यस सर। ठीक है। यस। अब देखो क्या होगा इसी केस में, समीर जो आप पूछ रहे थे, तो अगर आप D4 में जाओ, देखो D3 तक तो क्या था, D1 से 3 तक वी से नो हाई नो लो। क्यों नो हाई नो लो? बेटा सब में सेम टाइप का स्पिन है, तीनों केस में तीन ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है D3 तक तो, है ना समीर? ये वाली बात क्लियर है, तीनों में D1 2 3 में तो बिल्कुल सेम था, सेम था तो कंपेयर नहीं कर पाओगे। बट जैसे ही आप D4 में आए, इवन D4 से 7 तक, यहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में देखोगे तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, और यहां पर देखोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्पिन होगा। स्पिन ऐसे देखते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन ज्यादा है। आया समझ में समीर की कैसे देखते हैं? यस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ, तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कम है तो ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन। और जो तुम्हारे पास वीक फील्ड लिगेंड में ज्यादा है तो इसको क्या बोलते हैं, हाई स्पिन। और बताओ भाई, किसी को डाउट हो? D4 में भी ऐसे रहेगा, D5 में ऐसे रहेगा, इसमें D6 में ऐसे रहेगा, ठीक है। D7 में आपका ये जाएगा, ठीक है। D8 में आपके पास ये जाएगा, वापस से D8 में दोनों सेम हो गए। अब D8 से जो 10 होगा, D8 से 10 में वापस से क्या होगा, नो हाई नो लो। क्या किसी को भी डाउट है? चलूं आगे? यस ठीक है। अगर कोई अभी भी चाहता है पिछली क्लास का कुछ रिपीट करवाना तो मैं अभी कर सकता हूँ, आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके, चलें आगे। ऑल गुड, सबको ये वाला क्लियर हो चुका है? चलें आगे। यस सर। चलो जी, ओके। देखो, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि हमारे पास स्क्वायर प्लेनर, और उसमें जो बात किया था हमने स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग ऐसे थी, एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग में आपका एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ के आपके पास ये पांचों ऑर्बिटल, उसके बाद क्या था, हमने ये पढ़ा था कि EG और T2G टाइप का था, और इसमें और रिपल्शन होता था। फाइनली DX² माइनस Y² DXY D आपके पास Z², और इसमें लास्ट क्या आता था, DXY और DYZ एंड DZX। और ये वाला आपके पास था, ये वाला जो स्प्लिटिंग था इसको बोलते थे स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग, डेल्टा SP। याद है? सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसी में होता था। और टेट्राहेड्रल में क्या होता था, टेट्राहेड्रल में सबसे कम स्प्लिटिंग होता था।
टेट्राहेड्रल में लाइगेंड्स का अप्रोच ही अलग होता था, और लाइगेंड्स का अगर अप्रोच ही अलग होगा, कुछ इस तरीके से स्प्लिटिंग होता था। यहाँ पर हम इसको T2 बोलते हैं, G भी नहीं बोलते और E बोलते हैं। T2 और E, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये सबको क्लियर है? ये आपका स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग की बात की थी, ये मैंने आपका टेट्राहेड्रल की बात की थी। टेट्राहेड्रल में जो ऊपर वाले हैं वो DXY, DYZ, DZX, नीचे क्या आएंगे DX² माइनस Y² और DZ²। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ऑफ द अप्रोच, कि इस बार अप्रोच थोड़ा अलग था, लाइगेंड टेढ़ा आ रहे थे, लाइगेंड बिटवीन द एक्सिस पे आ रहे हैं, तो बिटवीन द एक्सिस आ रहे, ये आपका Z एक्सिस था, ये आपका X एक्सिस था, ये आपका Y एक्सिस था, तो इनके बीच से कहीं से आ रहे हैं। अगर बीच से आएंगे तो आपका रिपल्शन बिटवीन द एक्सिस पे ज्यादा रहेगा। ठीक है, क्या कोई डाउट है इसमें? क्लियर? ये वाली चीज हमने लास्ट क्लास में की थी, डाउट तो नहीं है भाई यहाँ तक? जल्दी नो बताओ। सर। ठीक, चलो जी, अब हम बात करते हैं ट्रिक आगे की, कि हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास जो डिसाइड करने का तरीका है, दैट इज समथिंग लाइक दिस। आपके पास पहले तो मेटल कैटायन होना चाहिए। मेटल कैटायन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मेटल एटम नहीं, मेटल कैटायन की जरूरत है। कैटायन माने इस मेटल पे क्या होना चाहिए? चार्ज होना चाहिए, जरूरी है ये। ठीक है, मेटल पे आपके पास चार्ज होना चाहिए, और अगर मेटल पे चार्ज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मेटल पे चार्ज है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑल 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, या फिर आपके पास ऑल 4 वीक फील्ड लिगेंड। यहां तक समझ में आ रहा है कि कंडीशन क्या है? आपके पास लाइगेंड ऑल 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए या फिर ऑल 4 वीक फील्ड। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हम उसको बोलते हैं DsP2, दैट इज स्क्वायर प्लेनर। DsP2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर। आपको दिख रहा होगा, इसको इनर भी बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि डी अंदर का इस्तेमाल हो रहा है, डी इस्तेमाल हो रहा है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? आपका इसमें आओगे तो इसको sp3 बोलेंगे, और दिस इज गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल। अब समझते हैं, ये तो है कि ये होता है, अब समझते हैं। आप एक चीज समझो, आपके पास ये मेटल है और मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है, स्प्लिटिंग कैसा होगा? ज्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होता है, व्हाट इज इट टेट्राहेड्रल और इज इट स्क्वायर प्लेनर? स्क्वायर टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग होगा, इसीलिए हम सीधे क्या बोलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो वी से इट स्क्वायर प्लेनर डायरेक्टली। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल, बात खत्म। यहां पर एक्सेप्शंस कुछ आते हैं, एक्सेप्शन नहीं है तो आपको देखते हुए समझ में आ जाएगा। एक्सेप्ट आपके पास क्या आएगा? D10। बेटा D10 होगा तो चाहे आपका स्ट्रांग हो चाहे आपका वीक हो, अगर डी पूरा भरा है तो डी में तो गारंटी कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा क्या होता है? sp3। क्या D10 में sp3 होता है? कोई डाउट है? डी आपका कंप्लीटली फिल्ड है, आप डी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, तो आप आगे का इस्तेमाल करोगे, यू विल ऑलवेज गेट sp3। D10 आपका sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपका सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का मतलब आप ऐसे बताओ, याद है स्कूटर यामाहा लाओ वाला केस? तो यामाहा वाला केस, ये वाली सीरीज लेके आओ या ये वाली सीरीज लेके आओ। अगर ये वाली सीरीज और ये वाली सीरीज की बात कर रहे हो तो इन सीरीज में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यू ऑलवेज हैव DsP2 एंड DsP2 ऑलवेज। अब बात आ रहा है सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो चीज समझ लेते हैं। अगेन एक चीज बताओ, जब आप लोग ट्रांजिशन सीरीज में नीचे आते हो, जब आप लोग ट्रांजिशन सीरीज में नीचे आते हो तो न्यूक्लियर पुल का क्या होता है? न्यूक्लियर पुल खराब होता है कि नहीं होता है? क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग होता था कि नहीं होता था? ड्यू टू पुअर शील्डिंग नीचे आते हुए ट्रांजिशन सीरीज में सारा कुछ चौपट होने लग जाता है, न्यूक्लियर पुल बढ़ता रहता है। पहले 3D का पुअर शील्डिंग था, नीचे 4D का है, फिर 5D 4F ये सब का पुअर शील्डिंग होने लग जाता है। क्या ये बात याद है सबको? हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नीचे जाते हुए इतना ज्यादा गंदा शील्डिंग होने लगता है। आप देखो शील्डिंग ज्यादा गंदा हो जाएगा तो क्या होगा? पुल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा।
आपने लाइगेंड को छोड़ा, लाइगेंड आया, लाइगेंड का पुल इतना ज्यादा है, तो पुल जैसे ही आया, अगर वो बहुत तेजी से आके चिपकेगा तो रिपल्शन कैसा होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। अगर कोई खींचेगा, मेटल अगर खींच रहा है, लाइगेंड स्ट्रांग है, लाइगेंड भी आ रहा है, मेटल भी खींच रहा है, चाहे वीक भी हो, अगर ये वीक भी है तो भी मेटल खींच बहुत ज्यादा रहे। अगर मेटल बहुत तेजी से खींचेगा, वो धड़ाम से आके लड़ेगा, अगर वो धड़ाम से आके लगेगा, हमेशा स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा। और अगर हमेशा स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होगा तो आपके पास वो क्या बनता है, वो हमेशा DsP2 बनता है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है, ये आपके पास हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब इसमें और कुछ नहीं, इसमें हम वो बात कर लेते हैं, दैट इज हाई स्पिन और लो स्पिन वाली चीज। ठीक है, यहाँ पर आपका हाई स्पिन लो स्पिन देखते हैं। आप एक चीज देखना, यहाँ पर फिलिंग की बात कर रहा हूँ। लेट्स से आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है एंड वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, वीक फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, देखते हैं। देखना जी, ये हो गया आपका स्प्लिटिंग। ठीक है, देखना जी, D1 कोई डिफरेंस, खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में अनपेड इलेक्ट्रॉन एक ही है। D2 कोई खास डिफरेंस नहीं देखा। D3, D3 में आप देखना, D3 में क्या होगा, D3 में ये पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर चला जाएगा। D3 सबको समझ में आया क्या? यस सर। D3 यस सर। ठीक है, D3 समझ में आ गया। D4, D4 के लिए आप करोगे तो वापस से यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। D5 आपके पास ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे ये जाएगा। D6 आपके पास पेयरिंग हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा। D7 आपके पास ये ऊपर जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। D8 आपके पास ये ऐसे जाएगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, D9, D9, D10, ठीक है, D9 और D10 दिखा आपको। आपके पास D8 के बाद देखना अलग होना शुरू हो जाएगा। D8 के बाद अगर आप देखो तो D8 तक 8 इलेक्ट्रॉन भरने जा रहा है इसमें, जल्दी से देखना सारे लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको देखा 8 तक आते आते आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है, वरना उसके बाद तक तो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद डिफरेंट होना, फिर वो सब कुछ सेम होना शुरू हो जाए। और D9 में देखना, D9 में आपके पास इसमें भी एक अनपेड, इसमें भी एक अनपेड। ठीक है, तो हम सीधे सीधे ये बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे D1 से 2 एंड D9 से 10, इन दोनों में क्या होता है, नो हाई नो लो। एंड D3 से 8 अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई। यहां तक बताओ, क्या किसी को भी डाउट है? नो सर। ठीक है, हाई स्पिन लो स्पिन ऐसे डिसाइड करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, 2 क्वेश्चन फिर आपको करने दे रहा हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। चलो जी शुरू करें। आपका पहला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, आपके पास है NiCN होल 4 2 नेगेटिव। ठीक है, और अगला है आपके पास NiCl4 होल 4 2 नेगेटिव। अब जल्दी बताओ, NiCl4, Cl और Cn में कौन सा स्ट्रॉन्ग है? क्या ये कटायन दिखा आपको? CN। यस, दोनों कटायन है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कटायन है, कटायन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कटायन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा होगा ये? DsP2, DsP2। अगर DsP2 होगा तो आपका स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होगा, स्प्लिटिंग इस तरीके से होगा। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखोगे तो स्प्लिटिंग इस तरीके से होगा। वीक फील्ड लिगेंड है कुछ इस तरीके से। इधर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 4s2 3d8 होता है निकल का, +2 में D8 हो जाएगा। D8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइब्रिडाइजेशन DsP2, दिखाई दिया सबको DsP2? कुछ इस तरीके से, D खाली था, sp2, और आपके पास यहाँ पर क्या होगा, sp3। क्या सबको हाइब्रिडाइजेशन दिखाई दी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, DsP2, आपके पास यहाँ पे sp3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक, डाया पैरा
मैग्नेटिक मोमेंट 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, मैग्नेटिक मोमेंट √2 + 4। क्या ये वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सबको, कैसे कर कैसे रहा हूं? यस सर। यस सर। यस सर। देखिए बिल्कुल ऐसे ये आपके पास हो गया पूरा। किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको 2 क्वेश्चन देने जा रहा हूं तुरंत। दो क्वेश्चन। यस यस। सर। चलो जी। अच्छा इसमें यही वाले 2 क्वेश्चन थे। ओके कोई नहीं, वो 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यही वाले थे। NiCN4 वाला था, और भी मिलेंगे आपको आगे, आप देखोगे आपको और भी मिल जाएंगे। एक छोटा सा, हाँ, आपको ये ट्रिक वाली बात समझ में आ गई ना, ये बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने लिखा है आपको बस ये वाली चीज याद होनी चाहिए। एक यहाँ पर ये वाला, और इसमें जो मैंने आपको लिखाया था वो ये वाला केस। ठीक है, बस इतना याद रखो। मुझे तो और मैं याद ही नहीं रखता, बस इतना याद रखता हूँ, काम खत्म। आ जाओ देखो, ये हमने स्क्वायर पिनर वाला काम कर लिया। 2-3 इंपॉर्टेंट केसेस सुनना। ये लोग जो भी अगर लिख रहा है तो वो लिख जरूर ले। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर डेल्टा नॉट डेल्टा टी, ये आपके पास ऑर्डर रहता है। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग किस में होगी? स्क्वायर प्लेनर, सब उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद टेट्राहेड्रल। यहां पर अगर आप देखोगे तो डेल्टा नॉट और डेल्टा टी के बीच में जो रिलेशन है वो 4/9 है। एनसीईआरटी में दिया है और क्वेश्चन आते हैं 4/9, और क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो डेल्टा नॉट है SP, दिस इज 1.3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो अगर आपस में आपको दिया जाए, किसी ने दिया हुआ है कि लेट्स से 9000 इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, और अगर 9000 है तो व्हाट विल बी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग? तो आप 9000 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 4000। तो अगर ऑक्टाहेड्रल पता है तो टेट्राहेड्रल ऐसे निकाला जाता है, और अगर आपको ऑक्टाहेड्रल पता है तो स्क्वायर प्लेनर ऐसे निकाला जाता है। अक्सर ऑक्टाहेड्रल ही दिया होता है। ये दोनों रिलेशन आपको याद होने चाहिए। ये इसका यूनिट है कि 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 DQ, ऐसे करके दिया हुआ, अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? ये दोनों क्लियर है। ये एनसीईआरटी में दिया बेटा, इस पे तो एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। आपको ये याद रखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, चलें आगे। सर, हाँ जी, हमें इन्हें इंटर कन्वर्ट क्यों करना है? मतलब अलग अलग लाइगेंड का अलग अलग अपना होता है, सेम हाँ थोड़ी हो सकता बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। पर मान लो अगर उसमें सिर्फ यही बोला कि अगर ये ऐसा करे, मेटल सेम है, लाइगेंड सेम है, और कोऑर्डिनेशन नंबर बदल रहा है, तो बताओ कैसा होगा? ठीक है, तो उस हिसाब से नहीं हुआ है। क्लियर? लाइगेंड चेंज होने के साथ। नहीं, लाइगेंड चेंज नहीं, वो ऐसे बताते हैं कि एनर्जी इतना दिया है, लेट्स से बाकी कंडीशन सेम है, तो आप ये बताओ अगर वो टेट्राहेड्रल होता तो क्या डिफरेंस होता, ऐसे करके होगा। ठीक है, उसमें सीधे सीधे दिया होगा, आपको समझ में ही आ जाएगा कि ये इसी का क्वेश्चन है। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपका वो सिर्फ चेंज कर रहे हैं, कंडीशन चेंज कर रहे हैं, तो स्प्लिटिंग के फर्क की वजह से एनर्जी में डिफरेंस आएगा। चलो जी, Yes, और sir. बताओ किसी को डाउट है? चलें आगे। चलें, कोई कुछ लिख रहा है Yes, क्या? sir. ओके, चलो जी, नेक्स्ट आ जाना, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कि किसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन आता है कि विच हैज हाईएस्ट स्टेबल। तो आप इतना याद रखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि CFSE अगर ज्यादा है तो आपका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर CFSE ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना? हम इस तरीके से नोटिस करते हैं। अब CFSE ज्यादा है कम है, तो इस पे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द कंपाउंड इज गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन आते हैं मोस्ट स्टेबल के, तो मोस्ट स्टेबल कैसे ढूंढ के निकालते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या है कि नेचर ऑफ लाइगेंड। नेचर ऑफ लाइगेंड का मतलब क्या है? चलो एक और, ये पहले और इसको अलग तरीके से करते हैं।
आप पहला तरीका ये देख लो, अगर आपके पास टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स देख के, अगर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स को देखोगे तो अगर आपके पास कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स सबसे आगे होगा, फिर आपके पास कौन सा होगा, ऑक्टाहेड्रल, फिर आपके पास कौन सा होगा, टेट्राहेड्रल। ऑर्डर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन इज गोइंग टू बी विच इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज NiCl4 2-, सेकेंड इज NiCN4 2-। एक सेकेंड, ठीक है। और अगला है आपके पास है लेट्स से NiCN6 4-। ठीक है, और फोर्थ इज ऑल हैव सेम। आ रहा है समझ में, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है आपके पास। अगर अलग भी हो सकता है, आप चाहो तो इसको ये कि सर ये मैं एफ ही कर दे रहा हूं, तो आपके पास एफ ही तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, आपने एफ ही कर दिया, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बताओ इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड। सेकंड। सिंपल, पहला क्वेश्चन तो ये होता है, टाइप 1 ये होता है। क्या टाइप 1 समझ में आ गया सबको? ठीक है, यस सर। टाइप 2 चले। ओके, सेकंड टाइप है चार्ज ऑन मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड। कंडीशन क्या है इसमें, यहां पर कंडीशन है, आप ऐसे हर जगह नहीं लगाओगे। पहली कंडीशन है कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी सेम। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन क्या है, मेटल शुड बी सेम, और मेटल के बाद आपका लाइगेंड भी सेम होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीजें तब आप क्या बात कर सकते हो, अब कि कौन सा वाला मेटल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा वाला कम स्टेबल है। आ जाओ, इस पे एक ऑप्शन देखना है, इसमें दो ही है। ठीक है, ये वाला केस देखना, आपके पास है FeCN6 4- एंड FeCN6 3-। दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, एग्जाम्पल में Fe पे चार्ज देखता है, इसको समझते भी है। क्या किसी को फर्स्ट वाले पॉइंट और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डाउट है क्या? क्या सबको ये बात क्लियर है ना, जितना ज्यादा CFSE होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। ठीक है, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग हो रहा है मतलब उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे उतना ज्यादा डोनेशन होगा, जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, जितना अच्छा बॉन्ड बनेगा उतना बढ़िया होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, पहला वाला हम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स से देख रहे थे। सेकंड, चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में सेम है, मेटल दोनों में सेम है, लाइगेंड दोनों में सेम है। पहले वाले केस में मेटल पे कितना चार्ज है, क्विक, पहले वाले केस में मेटल पे कितना चार्ज है, प्लस। चार्ज +2। कैसे निकालते हैं, अगर किसी को डाउट है कि कैसे निकालते मुझे नहीं आता, तो आप ऐसे लिख सकते हो, Fe का x हो गया, साइनाइड का क्या होता है 6 × -1 होगा, और पूरा बाहर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। -4 तो ये हो गया x - 6 बराबर -4, ये उधर जाएगा, ये हो गया -4 + 6, x बराबर हो गया +2। क्या x बराबर +2 समझ में आया? ठीक है, तो x आपका यहाँ पे +2 हो गया। जल्दी से इसी तरीके से Fe का बता दो भाई, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, अरे सर आप प्लस सेकंड नहीं केस होगा, में पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ, हाँ +3 होगा। +3 होगा। ठीक है, आपका सेकंड का +3 है। इसमें दोनों में से किस पे चार्ज ज्यादा है, चार्ज जिस पे ज्यादा ये ज्यादा स्टेबल हो। आ जाओ समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा एक चीज देखो, +2 वाला Fe और +3 वाला Fe, किसने ज्यादा तेजी से लाइगेंड को खींचा होगा?
किसने ज्यादा तेजी से लाइगेंड को खींचा होगा? +2 या +3 में किसने ज्यादा तेजी से खींचा होगा? बोलो। +3 ने। +3 ने। जिसने ज्यादा तेजी से खींचा होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। इस वाले केस में स्प्लिटिंग इसमें ज्यादा होगी। चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, सेकंड वाला पॉइंट डन। ठीक है, किसी को भी डाउट है अभी मौका है पूछने का। क्या सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है? चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। थर्ड 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 इज गोइंग टू बी आपका चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स के अलावा नेचर ऑफ लाइगेंड। इसमें मैं उठा रहा हूं नेचर ऑफ लाइगेंड। ये तो बहुत आसान है। नेचर ऑफ लाइगेंड, नेचर ऑफ लाइगेंड में सबसे पहले यहां पर कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपका चार्ज सेम होना चाहिए। ठीक है, आपका मेटल सेम होना चाहिए। चार्ज सेम, मेटल सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम। ठीक है, अगर ये सारी चीजें सेम है तो हम लाइगेंड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया। आपके पास आ गया लेट्स से MnEn होल थ्राइस 2 पॉजिटिव। यहाँ पे आपका आ गया Mn और En के बाद क्या ले ले? अमोनिया ले ले। अमोनिया ले ले, चलो। होल 6 2 पॉजिटिव। लास्ट आपके पास क्या हो गया? MnCl6 2 पॉजिटिव। क्या ये और 2 पॉजिटिव नहीं होगा, ये 4 नेगेटिव होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? अब इन सारे केसेस में सबसे अच्छा लाइगेंड कौन सा है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है ये। मुझे कैसे पता? CFSE के अकॉर्डिंग। CFSE के अकॉर्डिंग मैंने याद कराया था CO CN NO2 EN अमोनिया। याद है? इस तरीके से याद कराया। तो सबसे अच्छा ये होगा। तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग इसमें होगी, सबसे उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा? ये वाला। अगर आपको कभी भी COCN मिल जाए बच्चे, COCN वाले कॉम्प्लेक्सेस तो सबसे बढ़िया होंगे। क्यों सबसे ज्यादा बढ़िया होंगे? कोई बता सकता है कि CO वाला कॉम्प्लेक्स? एक तो रीजन हो गया CFSE वाला। एक और छोटा सा रीजन है। एक और छोटा सा रीजन क्या होगा कि ये कौन सी बॉन्डिंग करते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग, याद है? ये तो सिनर्जिक बॉन्डिंग करते थे ना, कि इसको आप इलेक्ट्रॉन दो, ये वापस से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर रहे थे, एक साथ दो दो काम कर रहे थे। याद आया कि नहीं याद आया सबको? यस सर। है ना? तो ये आपके पास हो गया। क्या इस वाली चीज का किसी को डाउट है कि ये कैसे देखेंगे? यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? चलें आगे। नेचर ऑफ लाइगेंड सबको क्लियर है? नेचर ऑफ लाइगेंड क्लियर? चलो ओके। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका CFSE इंक्रीजेस विद Z। अब हमें समझ में आ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे CFSE बढ़ जाएगा। क्यों? एटॉमिक नंबर बढ़ाने का मतलब प्रोटॉन बढ़ा दिए, प्रोटॉन खींचेंगे। अगर कोई ज्यादा तेज खींचेगा तो ज्यादा लंबा स्प्लिटिंग होगा, क्योंकि रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो CFSE इंक्रीजेस विद Z। इसका जो सबसे फेमस एग्जांपल है वो ये है, NiCl4 है आपके पास। लेट्स से NiCl4 2 नेगेटिव, PdCl4 2 नेगेटिव एंड PtCl4 2 नेगेटिव। ये आपके पास सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस हो गए। इन कॉम्प्लेक्सेस में आप NiPd, तो नई पड़ोसन पटना की, आपको याद होगा ऐसे चलता है ये, एक के नीचे एक आ रहा है। अगर एक के नीचे एक आ रहा है, इसमें अगर आपको चूज करना है तो लेट्स से इसका जो CFSE वैल्यू है वो x है, तो इसका होता है 1.5x और इसका होता है 1.5x प्लस 0.25 ऑफ 1.5x। ये बहुत ही हाई लेवल चला गया। मैं ये कह रहा हूं कि ज्यादा Z होगा तो ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो इनमें जो ऑर्डर चलता है स्टेबिलिटी का वो ये चलता है। अगर कभी बाई चांस गलती से कभी पूछ लिया गया तो वैल्यू देके आपसे पूछा जा सकता है, बट आपने इसको, आप इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट मानो चैप्टर में। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फोर्थ वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? क्या फील हो रहा है कि एग्जैक्टली Z के साथ क्यों बढ़ना चाहिए? किसी को भी डाउट है यहाँ तक? टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, चार्ज ऑन मेटल इन द कॉम्प्लेक्स, नेचर ऑफ लाइगेंड, CFSE इंक्रीजेस विद Z। किसी को भी डाउट? नो बोलो। सर।
चलो जी ठीक है। सही है, एक्स करके क्या लिखा है एक्स करके, फोर्थ वाले में? अच्छा ये वाला, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये बढ़ता है, ये 50% बढ़ गया, जा एक नीचे आते हैं 50% बढ़ गया, और यहाँ पर उस 50 का भी 25% और बढ़ गया। ठीक है, जेड। ये एक्स, हाँ जेड नहीं बढ़ गया, ये सी एफ एस सी वैल्यू है, मान लो सी एफ एस सी आपको दिया हुआ है तो सी एफ एस सी वैल्यू है ये। ठीक है, यस पक्का। यस। ओके, चले ना आगे। जल्दी बताओ यार, तुम लोग बोलते ही नहीं और कुछ। यस सर। यस सर। ओके, तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड कर दिया, इस पे तो बहुत क्वेश्चन भरे हुए हैं आपको मिलेंगे। आज आपने रिवाइज करना शुरू कर देना है, चैप्टर खत्म करने की कोशिश करो। अब हम जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी पे। ठीक है, कि कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी, कैलकुलेशन ऑफ सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये समझते हैं। ठीक, लेट्स से आपके पास क्या, आपको ये याद होगा जो स्प्लिटिंग डायग्राम हमने बनाया था, ये आपके पास 5-6 हो गए, ये यहाँ पर ऐसे, ये और कुछ इस तरीके से। ठीक, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पर बीच में हमने इसको ऐसे किया था बैरी सेंटर, और मैंने आपको बोला था ये वाला होता है दिस इज 0.6 ऑफ डेल्टा नॉट, और ये नीचे वाला होता है -0.4 ऑफ डेल्टा नॉट, याद है? ये वाला चीज होता है। अगर आपसे कोई बोले सी एफ एस सी कैसे निकालते हैं, तो सी एफ एस सी ऐसे निकाला जाता है, सी एफ एस सी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस, नहीं माइनस ले लेते हैं, माइनस वाई इंटू 0.4 डेल्टा नॉट प्लस एम पी। ठीक है, एम पी का मतलब क्या है, एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, और एम का मतलब क्या है। डेल्टा ओ तो समझ में आ रहा होगा ना, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात हो रही है। तो अगर आप इसमें देखो तो ये निकाला जाएगा, एक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी, वाई इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, और ये क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। आई बात समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या किसी को भी डाउट है कि ये है क्या? आ जाओ जी, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कि लेट्स से मुझे एग्जांपल में क्या है, मुझे कैलकुलेट करना है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, एंड आई हैव टू कैलकुलेट D6 का इलेक्ट्रॉनिक, D6, हाँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड D6। ठीक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और D6 में अगर मुझे स्प्लिटिंग कैलकुलेट करनी है, जरा आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा। आपके पास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भरा जाएगा। सीएफएससी कैलकुलेट कैसे करेंगे? सीएफएससी कैलकुलेट करेंगे आपका, बोलो क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 0 -0.4 डेल्टा नॉट इंटू 6 एंड +3p, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3। आंसर आ गया, 3p -2.4 डेल्टा नॉट। क्या किसी को भी डाउट है इसमें? अगर वैल्यू दिया होगा तो वैल्यू ले लेना, नहीं दिया होगा मत लेना। क्या किसी को भी डाउट है मैंने कैसे निकाला? नहीं सर। चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन है, सर पी क्या कैलकुलेट, है? पी बच्चे पेयरिंग एनर्जी है। जब आपने ये पेयर किए ना, तो उसमें पेयरिंग एनर्जी लगा है, तो उस पेयरिंग एनर्जी को पी दिया हुआ, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है, पी लिखा होता है। अगर सुनो एक और चीज, कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी की बात नहीं करता है। अगर पेयरिंग एनर्जी के चारों ऑप्शन में जब पेयरिंग एनर्जी नहीं है तो पेयरिंग एनर्जी मत लिखना, अगर है तो पेयरिंग एनर्जी लिखना। ठीक है, चलो जी, आ जाओ एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो आप लोग, D8 वीक फील्ड लिगेंड, करो जी, D8 वीक फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल के, जल्दी निकालो कि क्या होगा। बस उसमें डेल्टा वो इक्वेशन के फॉर्मेट में भर दो बस इसे।
चलो जी, D8 ऑक्टाहेड्रल की बात करने जा रहे हैं वीक फील्ड लाइगेंड के साथ। अगर आप D8 में करोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा 0.4 इंटू 6 माइनस का डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, ठीक, एंड प्लस 3p। अगर इसमें करो तो कितना आ गया ये? 3p minus 1.2 delta naught। ओके, एग्जैक्टली जो ये बोल रही। ठीक है, यही आ जाएगा 1.2 माइनस में डेल्टा नॉट प्लस 3p। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CFSE इज जीरो, विच ऑफ द फॉलोइंग CFSE इज जीरो, CFSE इज जीरो। ठीक, और ऑप्शन कुछ इस तरीके से है आपका है MnCN होल 6 2 पॉजिटिव, सेकेंड इज MnCl6 2 पॉजिटिव, NiCN होल 4 2 positive 2 negative, and fourth is all have zero। करके देखो। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर? सर थर्ड, सेकंड, आई मीन ni वाला। आपने सेकंड और NI? थर्ड। अरे, हाँ ni ये वाला। नहीं, ये वाला नहीं होगा। नहीं। ये वाला कैसे होगा? इसमें तो कुछ आएगा, स्क्वायर प्लेनर का कुछ तो आएगा, ये तो बहुत ही खतरनाक होगा। ठीक है, आपके पास इसका तो गारंटी जीरो होगा। देखो कैसे, आप Mn को देखो, Mn में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 में से 3 नीचे जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे। अगर 2 ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप जब वैल्यू भरोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट एंड माइनस 3 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट, ये आ रहा है ना जीरो। देखा, अगर ऊपर और नीचे सेम हाफ फील्ड और फुल फील्ड का CFSE जीरो आएगा। देखा, हाँ ओके ओके, या ठीक है। बाकी सारे लोग भाई, बाकी सारे लोग क्या हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली बात समझ में आई? दिखा ना आपको CFSE जीरो कैसे हुआ? यस सार्थक, यस सर। क्लियर है? इशिका, फिर दोबारा बता दूं? दोबारा बता देता हूँ। Mn के पास +2 है, अगर Mn पे +2 है तो D5 हो जाएगा, है ना? D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? वीक फील्ड है। अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब देखो जी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह फॉर्मूले, ऊपर ये वाला एरिया होता है 0.6 डेल्टा नॉट, ये वाला होता है -0.4 डेल्टा नॉट। अगर ये 0.6 डेल्टा नॉट है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट होगा, -0.4 डेल्टा नॉट इंटू कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए। पेयरिंग कुछ है ही नहीं, और पेयरिंग अगर होता भी तो भी मैं जीरो ही लेता। ठीक है, तो भी मैं जीरो ही लेता यहाँ पर। अगर ये जीरो हो गया फिर जीरो ही ले रहा हूँ। देखा आपको जीरो कैसे, 2 3 12 हो गया, और ये भी 4 3 12 आ गया, आया। यस सर।
पक्का? किसी और को डाउट हो भाई इसमें? जरा सा भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। नम्रता क्लियर है ना? यस सर। चलो जी, चले आगे। ओके, हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं। ये हमने कर लिया सारा कैलकुलेशन ऑफ सीएससी में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है? कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ठीक है? मैं तो चाहता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें और अपने जो भी नोट्स है आप उसमें जरूर से इसको लिख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप कोबाल्ट के साथ देखोगे ना, तो कोबाल्ट में जो चिलेशन है, चिलेशन इज रिंग फॉर्मेशन, वो डोमिनेट करता है। अगर चिलेशन डोमिनेट करता है तो वहां पर सीएफएसई ज्यादा आती है। ये कोबाल्ट का स्पेशल केस है कि कोबाल्ट का है इसका कैरेक्टरिस्टिक कि उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है चिलेटिंग लिगेंड्स के साथ, कि रिंग, अगर लिगेंड्स रिंग बनाए तो जैसे आपका ऑक्सिलेट अमोनिया से ज्यादा रहेगा, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है। डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, उसमें ये भी होगा ये भी होगा, सीएफएसई के अकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर देखो NO2 और EN में आपको EN दिखा क्या? ये वाली बात समझ में आई? कोबाल्ट वाले केस में सी से कोबाल्ट, सी से चिलेशन, कोबाल्ट के केस में आपका चिलेशन डोमिनेट करता है, ठीक है? आपका आयरन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आयरन के केस में वैसे भी सब बढ़िया था, पहले भी वैसा ही था। यहाँ पर देखो, नो चिलेटिंग लाइगेंड इज मोर स्टेबल देन CONCN। कोई बता सकता है इसका रीजन? वापस से मैंने क्यों लिखा है, कौन बताएगा इसका रीजन? कोई भी चिलेटिंग लाइगेंड इज मोर स्टेबल दैन, नहीं, नो चिलेटिंग लाइगेंड इज मोर स्टेबल दैन CONCN। ऐसा क्यों होता है? COCN के साथ क्या खास चीज होती है जी? कौन सा बॉन्ड बनाते हैं ये लोग? जल्दी से, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिनर्जी। सिनर्जिक एनर्जेट। बॉन्डिंग, ठीक है? सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, ये हमेशा ही बेटर बनाएंगे, हमेशा। बस इतनी सी बात थी। चिलेशन किस में डोमिनेट करता है? कोबाल्ट में। आयरन के लिए अगर आपको याद रखना है तो ये वाला होगा। कलर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं। कलर को हमने डी में भी डिस्कस किया था, कलर फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर कलर की बात करें तो आपके पास D1 से लेके 9 तक ऑल आर कलर्ड, ऑल आर कलर्ड एक्सेप्ट एक है आपके पास, दैट इज FeF63-। FeF63- के बाद आपके पास सारे कलर्ड है। और कलर का रीजन क्या है? रीजन इज DD ट्रांजिशन, DD ट्रांजिशन। जहां पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डी में ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर अगर डी में इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे कर सकता है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे करेगा तो इसमें कलर जरूर आएगा, ठीक है? वो एक्साइट होगा, वो डी एक्साइट होगा। जब वो डी एक्साइट होगा तो फोटोन देगा और फोटोन से कलर दिखाई देगा। क्या DD ट्रांजिशन वाली बात समझ में आई? सिर्फ आपके कौन से नहीं कलर्ड होंगे? D0 और D10। अगर D0 में कलर आ रहा है तो उसका रीजन ही अलग है, वो हम देखेंगे आगे ऐसा क्यों होता है। पहले ये वाली चीज देखो, D0 D10 ये वाले कलरलेस होंगे। आप डी की कॉन्फ़िगरेशन से ही सीधे बता सकते हो कि कौन सा वाला कलर होगा, कौन सा वाला कलर नहीं होगा। ये हमने डी में फिर से बता रहा हूँ कि किया हुआ है। अगर सेम कलर DN और D10-N का क्या होता है? सिमिलर कलर या सेम कलर आने का चांस है, चांस है, ठीक है? अगर थ्योरी वाइज कभी आ जाता है तो थ्योरी में लगाया जा सकता है। D1 से लेके 9 तक सारे कलर्ड होंगे। DD ट्रांजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे, 0 और 10 में या तो डी पूरा भरा हो या तो डी खाली हो। किसी को भी डाउट है इसमें? इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पेश है। चलो जी, आ जाओ डिस्कस करें, शुरू करें। इधर देखना, ये कितना है? D0 देखा आपको? हाँ सर, D0 ए देखा? बी जीरो है। और ये D10 है। ये हाँ। कितना है? ये D6 है। हाँ। और ये हो जाएगा D10 है। तो ये D10 और ये D0, ये तीनों ही कलरलेस होंगे। यस सर। तो आंसर आएगा BABD। यस सर। बाकी सारे लोग को दिखाई दिया? बस मैंने इतना देखा बेटा, अगर D0 से 10 है तो कलरलेस है, 0 और 10, सॉरी, 0 और 10 है कलरलेस है। D1 से 9 है तो कलर्ड है ड्यू टू DD ट्रांजिशन एक्सेप्ट FeF3-। और यहाँ पर DN और D10-N का कलर सेम है।
ठीक है, एक बार देख लो, आपकी जरा सा भी डाउट हो ये वाले क्वेश्चन में तो मैं उसे वापस डिस्कस कर लूँ। स्कैंडियम का 21 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 4s2 3d1 आएगा, +3 में लेके जाओगे d0 हो जाएगा इसका। किसी को डाउट है इसमें, ये वाला केस? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर? यस। चलो जी, आज और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलर इन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, आपके पास क्या हो सकता है, कई बार आपका ऑब्जर्व्ड कलर क्या है, आज कलर कॉम्प्लीमेंट्री ये सब पढ़ना शुरू करें। ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें, पहली चीज तो जो क्वेश्चन आता है वो सिंपल वाला मैं आपसे पूछता हूँ, ये एफटीएस का फेमस क्वेश्चन है, और जो आपका फाइनल टेस्ट सीरीज होती है उसमें गारंटी पूछता है, बच्चों को नहीं आता समझ में क्या हो क्या रहा है। आप एक चीज समझना, लेट्स से आपके पास 3 लाइगेंड है, ठीक है, और आपके पास मेटल सेम है, यहाँ पे आपके पास MEN होल थ्राइस करके कुछ है, आपके पास यहाँ पे MNH3 करके है होल 6 करके, ठीक है, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, और यहाँ पर लास्ट में आपके पास MnH2O करके है होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, 3 लाइगेंड है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड कौन सा वाला है भाई? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड सबसे फर्स्ट वाला है, उसके बाद कौन सा है? सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड है, तो ये ऑर्डर में ऑलरेडी ऑर्डर में लगे हुए हैं। तो अगर आप स्प्लिटिंग वाइज देखो तो सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग पहले वाले में होगा और सबसे कम स्प्लिटिंग इसमें होगा लास्ट वाले में। देखा, आपका जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा किस में है? एनर्जी गैप सबसे ज्यादा इसमें है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। तो मैं इसे E1 बोल रहा हूँ, इसे E2 बोल रहा हूँ और इसे E3 बोल रहा हूँ। तो आपका जो एनर्जी गैप है वो E1 है, E2 है और E3 है। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां था और वो इधर से ऊपर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन अगर, तो सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ होगी? कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 2 में या कॉम्प्लेक्स 3 में? जल्दी बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करता है तो हाईएस्ट एनर्जी फोटोन कौन एक्सेप्ट करेगा? 1. विच विल एक्सेप्ट हाईएस्ट एनर्जी फोटोन? हाईएस्ट एनर्जी फोटोन, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, सीधे CFSC के अकॉर्डिंग देखना है, आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, इसी में एक और चीज देखना, विच विल एक्सेप्ट द लोएस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन। लोएस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन बोलू कौन सा वाला करेगा? एनर्जी इज इक्वल टू hc/लैम्डा, लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर करोगे तो भी तुम्हारे पास लोएस्ट कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन आपका यहां से यहां तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, अगर ऊपर जाएगा तो ये गैप वो इतना बड़ा फोटोन एक्सेप्ट करेगा तभी वो ऊपर कूदेगा, तभी आपके पास आगे बात बनेगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो अगर आप देखो तो कई बार ये बात आ जाती है कि कौन सा वाला कलर दिखेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट है एक, कुछ इस तरीके से। देखिए, VIBGYOR, मोटा मोटा कलर चार्ट है ये। हम ये बोलते हैं कि अगर ऑब्जर्वर, ठीक है, मतलब अगर एब्जॉर्ब्ड कलर आपका रेड आ गया, अगर एब्जॉर्ब्ड कलर रेड आ गया, तो आपका जो विजिबल कलर होगा वो विजिबल कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स का उसका कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन। आई बात समझ में क्या कह रहा हूं? अगर कलर रेड एब्जॉर्ब हुआ है तो आपको दिखाई वो ग्रीन देगा, और अगर ग्रीन एब्जॉर्ब हुआ है तो दिखाई आपको रेड देगा। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल कहते हैं। तो आप एब्जॉर्ब क्या किया होगा, ग्रीन किया होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आई सबको? और अगर आपने ब्लू है तो ब्लू का उल्टा क्या रहा है? ऑरेंज आ रहा है, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा ब्लू का उल्टा ऑरेंज। ठीक है, ब्लू का उल्टा ऑरेंज ही आ रहा है। तो ब्लू अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है, अगर आपको दिख ब्लू रहा है, तो उसने एब्जॉर्ब क्या किया होगा? उसने एब्जॉर्ब ऑरेंज किया होगा। क्या ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल समझ में आ गया? आपसे ये पूछा जाएगा, अगर एनर्जी कम है
तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। यही चीज जो मैंने आपसे पूछा, क्या ये वाली बात सबको समझ में आ गई? क्या आप कलर वाली बात कर लोगे? अगर डाउट है तो हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी बताओ। सर आ गई समझ। क्लियर? यस सर। आ गई Yes, sir. समझ? ओके, आ जाओ जी। तुम्हारे पास क्या है, D0 वाले कुछ कंपाउंड्स हैं, थोड़ा सा और, बस 5 मिनट में आपको जाने दूंगा, ठीक है। D0 वाले कंपाउंड्स की बात करते हैं। आपके पास ये जितने भी हैं, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, VO4 3 माइनस, आपके पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, इन सब पे क्या है, D0 है। इन सब पे D0 है। ये मैंने आपको ये भी DNF में पढ़ाया था। जब D0 होता है तो Mn के साथ अगर आप देखोगे, Mn का कलर तो बहुत इंटेंस होता है, तो Mn कलर ला कहाँ से रहा है? इसमें याद होगा कि Mn पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था, तो Mn इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। जब Mn इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, तो इलेक्ट्रॉन कभी इधर जाता था, फिर ऑक्सीजन उसको खींचने लगता था, फिर इधर जाता था, याद है? ऐसा खींचते थे बार बार ऐसे करके। इसी को क्या बोलते थे? इसको बोलते थे चार्ज ट्रांसफर। याद है? मैंने ये चीज पढ़ाई है ना, आई गेस, मुझे लग रहा यस है मैंने सर। पढ़ाई है ना? यस सर। पढ़ाई। Yes, ठीक है, sir. चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर में इलेक्ट्रॉन बार बार इसके बीच में होता रहता है। ये जितने भी आपको D0 वाले दिख रहे हैं, जितने भी आपको कलर दिख रहे हैं D0, D0 कलर चार्ज ट्रांसफर। क्योंकि D0 में dd ट्रांजिशन तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऊपर कूदेगा कहाँ? ऊपर नीचे वाला काम नहीं होगा। अगर D0 है तो ऊपर नीचे वाला काम नहीं होगा। आपका इलेक्ट्रॉन का जो कलर है वो चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। और एक और छोटी सी चीज, अगर आप MnO4 माइनस का, वैसे तो इतना नहीं पूछा जाएगा, बट अगर पूछा गया तो ये वाला जो है ये आपका टेट्राहेड्रल होता है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या आता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है D3s। D0 है, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग हो रही है, टेट्राहेड्रल D0, आपका D ऊपर का 3 खाली, तो D3s। कई बार ये भी पूछा जाता है, D3s इज ऑल्सो वो आपका टेट्राहेड्रल। ये नया टाइप का टेट्राहेड्रल जो आज आप पढ़ोगे। आप बस ये सारे के सारे कलर हैं, इसमें सिर्फ आपका VO4 3 माइनस कलरलेस है। D3s टेट्राहेड्रल चार्ज कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इस तरीके से आता है। डायमैग्नेटिक, ये आपने याद रखना है तो याद रख सकते हो। ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। आप ऐसे समझ लो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी आ गया। ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। अगर आपका KF ज्यादा है तो आपका कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? समझना, अगर KF ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, और अगर प्रोडक्ट ज्यादा है इसका मतलब प्रोडक्ट स्टेबल होगा, तभी तो ज्यादा बन रहा है। अगर आपका KB ज्यादा है मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। KF ज्यादा तो ये ज्यादा, KB अगर ज्यादा तो ये ज्यादा स्टेबल। क्या दिखाई दिया? बस इतना सा क्वेश्चन है, इस पे भी क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया अभी तक। ठीक है, आने को आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता। आया समझ में? इक्विलिब्रियम समझ में आया सबको कि KF अगर ज्यादा है तो ये वाला चीज ज्यादा है। मत K क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। अगर K ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा। हाँ जी, चलें आगे। यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, ये आपका लास्ट है, बस खत्म हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं। आज के टॉपिक के बस यही लास्ट है। ठीक है, ये जितने भी एक्सेप्शनल केसेस आप देखो, FeCO, Mg, क्रोमियम, मैग, क्रोमियम से शुरू है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, लगातार एक लाइन से क्रोमियम, मैंगनीज, और ये सारे अमोनिया के साथ है, सारे +2 वाले हैं। ये जितने भी है ये सारे sp3d2 हैं। ऑक्टाइडल तो है ही है, पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन। यहाँ पर अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह काम नहीं कर रहा। अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड की तरह काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। ठीक है, और आपके पास CO, ये H2O, इन दोनों के साथ क्या होगा? दीज आर D2sp3। कोबाल्ट के साथ ऑक्सिलेट, तो वैसे ही मैंने आपको बताया चिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट के साथ वाटर भी आपका D2sp3। इसको जरूर से याद करना है आपने, जरूर से। ये सारे केसेस में ही लोग को फंसाया जाएगा, नॉर्मल केसेस तो हो जाते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आपको दिक्कत आएगी। एक और छोटा सा काम आज आप लोगों ने करना है। आज हमने जो VBT वाला पोर्शन है NCERT से, आपने वो रीड करना है। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है आपने वो रीड करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा।
और फिर हम इसमें, आपने मेन चीज क्या याद रखनी है, उसके लिमिटेशंस याद रखने हैं आपके। आप क्वेश्चन कोई नहीं रुकेगा, अब क्वेश्चन आपका पैकेज में एक भी नहीं ऐसा है जो इसमें आपको दिक्कत है, पर क्योंकि क्वेश्चन में वीबीटी पे इतने पैकेज में क्वेश्चन नहीं है। मैंने एक चीज नोटिस किया, वीबीटी पे आजकल बहुत टाइम से क्वेश्चन आया नहीं, उसका लिमिटेशन एनसीईआरटी में लिखा है, तो उसकी वजह से ना स्किप हो सकता है लोगों से, पर वो भी इम्पोर्टेंट है। देखना जी, ये वाला पेज दिखा रहा हूं आपको, कोऑर्डिनेशन में वीबीटी, ये देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये हाई स्पिन लो स्पिन, ये बिल्कुल बकवास लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अभी तक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे नहीं आया, आज आपने ये रीड करके देखना है। आपको जो भी दिक्कत आएगी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हमारा मोटा मोटा चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगर खींचने की जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा और खींचेंगे, ठीक है, मतलब खींचेंगे इन द सेंस क्लास को खींचेंगे, बट हमारा नेक्स्ट हफ्ते की जो क्लास रहेगी उसमें हमारा ऑर्गेनिक चालू हो जाएगा।